Morning students. Once again I welcome you back to my YouTube channel Manish Bansal Classes. And in today's video we will start chapter 4 of Science class 6th Sorting Materials into Groups. So first of all let me clear the meaning of the name of the chapter. Sorting materials into groups. What is the meaning of sorting materials? Sorting materials means to categorize them, to divide them according to their properties. आप जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, there are so many things in this diagram. You can see desk, chair, books, notebooks and many more things. And there are many more things which you are not seeing in this diagram but you actually use in your daily life. So now let me start reading. When we look around, we find ourselves surrounded by a number of objects. You find many objects around yourself as you saw in the diagram. Some of these different objects are made from a number of different materials, and different objects are made up of different types of materials, while others are made using the same material. और कुछ जो मटेरियल होते हैं उनको बनाने में सेम मटेरियल का इस्तेमाल होता है. कुछ चीज़ों को बनाने में सेम मटेरियल का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स को बनाने में हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, ट्राउजर्स हो, जीन्स हो, उनमें क्लॉथ्स लगते हैं. इसी तरह से फर्नीचर बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बेड हो, सोफा हो, चेयर हो या टेबल हो. Both desk and chair are made from wood, while pen and dustbin are made using plastic. The material from which an object is made depends on its properties. कोई भी मटेरियल जो हम बना रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? उस चीज पर डिपेंड करती हैं जिससे वो चीज बनी है, जिससे वो ऑब्जेक्ट बना है. तो इस आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम 5 या 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आज पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि हमें सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल करना क्यों ज़रूरी होता है. हमें चीज़ों को डिवाइड करना, सॉर्ट आउट करना क्यों ज़रूरी होता है. जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं. जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो साबुन का जो सेक्शन होता है वहाँ पर आपको हर तरह के सोप नज़र आते हैं. जो परफ्यूम्स का सेक्शन होता है वहाँ पर आपको तमाम तरह के परफ्यूम्स नज़र आते हैं. व्हेन यू गो टू द ग्रोसरी डिपार्टमेंट यू सी मैनी आइटम्स, बट रिलेटेड आइटम्स आपको वहाँ पर नज़र आते हैं. जब आप टूथपेस्ट के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर सभी तरह के टूथपेस्ट नज़र आते हैं. कुकिंग ऑयल के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सभी तरह के कुकिंग ऑयल एक ही जगह पर नज़र आते हैं. लेकिन कैसा लगेगा आपको जब आप कुकिंग ऑयल के डिपार्टमेंट में जाएं और आपको वहाँ पर सोप नज़र आ जाए, उसी में सोप रखे हैं. जब आप टूथपेस्ट के डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ पर आपको फूड पैकेट्स नज़र आ जाएं, मैगी या फिर कुछ और, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. इसका मतलब है कि वो सभी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किए गए हैं, उन सभी मटेरियल्स को अच्छे से सॉर्ट नहीं किया गया है. इसीलिए हम डिपार्टमेंटल स्टोर को डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के मटेरियल उनके कैटेगरी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कैटेगराइज रहते हैं. इसीलिए हमें सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सॉर्टिंग करने पर किसी भी चीज़ को ढूंढना या उसकी स्टडी आसान हो जाती है. इसीलिए सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी होता है. अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. सबसे पहले पढ़ते हैं अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब उनका एक्सटीरियर रूप से वो कैसे नज़र आ रहे हैं. फिजिकल अपीयरेंस, हम इसे फिजिकल अपीयरेंस भी कह सकते हैं. जैसे कि इंसानों का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ कम हाइट के होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो ये उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है. ठीक इसी तरह से अलग अलग चीज़ों का भी फिजिकल अपीयरेंस होता है.
So first of all, we will start the properties of material with appearance. Materials can be classified on the basis of how they look or how they appear to be. हम मटेरियल्स को इस बेसिस पर भी क्लासीफाई करते हैं कि वो कैसे दिखते हैं. Some materials have luster. Here a very important word has come, or a term, keyword has come, that is called luster. Luster. What is the meaning of luster? Luster is a very gentle sheen. Sheen यानी होती है चमक, और soft glow to them, while others are plain and dull looking. जब किसी चीज में कोई सॉफ्ट ग्लो होता है, एक जेंटल शीन, एक चमक होती है, तो हम इस चमक को साइंस की भाषा में लस्टर कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? हम लस्टर कहते हैं. और ऐसे मटेरियल्स को हम लस्ट्रस कहते हैं. ऑल दोज मटेरियल्स विच हैव लस्टर आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल्स. जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है लस्टर का? मेटल्स. मेटल्स जैसे कि आपने देखा होगा, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, और इन सब में एक चमक पाई जाती है. गोल्ड येलो कलर की, कॉपर ब्राउन कलर की, सिल्वर वाइट कलर की, आयरन में ग्रे कलर की. तो ये सभी जो चमक होती है, इसे हम लस्टर कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लस्टर कहते हैं. आई होप आपको लस्टर समझ में आया होगा. लस्टर यानी होती है चमक. तो जनरली लस्टर किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की. तो लस्टर किसकी प्रॉपर्टी हो गई? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. Usually a metal loses its luster after some time. Now here it is a very important point. You have to read it and understand it very carefully. Usually a metal loses its luster. होता क्या है कि कुछ समय बाद, after some time, मेटल जो होती है उसकी लस्टर चली जाती है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर. क्यों? क्योंकि उस पर हवा और पानी या मॉइस्चर एक्ट करते हैं और उस पर रस्ट लग जाती है, जिसे हम हिंदी में जंग भी कहते हैं. लोहे पर आपने जंग लगी देखी होगी, ब्राउन कलर की होती है. कॉपर के बर्तन, पीतल के बर्तनों पर आपने ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन कलर की रस्ट लगी देखी होगी. तो ये सभी ऐसी रस्ट होती हैं जो कि उनकी मेटेलिक लस्टर को छीन लेती हैं. इस वजह से उनकी लस्टर चली जाती है. तो मेटेलिक लस्टर परमानेंटली नहीं रहती है और वो कुछ समय बाद चली जाती है. फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर गोल्ड की लस्टर इतने लंबे समय तक क्यों रहती है? बिकॉज गोल्ड एक बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है. गोल्ड बहुत ही कम रिएक्शन करता है मॉइस्चर से और एयर से. इस वजह से उसकी लस्टर लंबे समय तक बनी रहती है. इसीलिए हम गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में करते हैं. आई होप आपको लस्टर और मेटल्स का ये टॉपिक समझ में आया होगा. तो लस्टर के आधार पर हम मटेरियल्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल. यानी कि ऐसे मटेरियल जिनमें लस्टर होती है उन्हें हम लस्ट्रस मटेरियल्स कहते हैं, और ऐसे मटेरियल जिनमें लस्टर नहीं होती है उन्हें नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं. अब हम आते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है हार्डनेस. ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने इस वर्ड का इस्तेमाल शुरू से किया होगा. हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता. तो मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस. हम हार्डनेस के बेसिस पर भी मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस मटेरियल्स कैन बी सॉफ्ट एंड मटेरियल्स कैन बी हार्ड. तो हार्डनेस के आधार पर मटेरियल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज सॉफ्ट एंड सेकंड वन इज हार्ड. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज सॉफ्ट मटेरियल. मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. ऐसे मटेरियल जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकें या इजीली स्क्रैच कर सकें उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं. जिन्हें हम इजीली कंप्रेस कर सकें, फॉर एग्जांपल रबर, टायर्स, स्पॉन्जेस, ये हमारे सॉफ्ट मटेरियल कहलाएंगे. एंड मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड और एंड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर टर्म्ड एज हार्ड. और हार्ड मटेरियल कौन होते हैं? जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिन्हें हम अपने हैंड्स से दबा नहीं सकते हैं,
स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, उन्हें हार्ड मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टोन्स, दीज आर हार्ड मटेरियल्स। आई होप आपको हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल कंसेप्ट समझ में आया होगा। व्हाट आर हार्ड मटेरियल, व्हाट आर सॉफ्ट मटेरियल्स। अब आपके आसपास बहुत सारे मटेरियल होते हैं, आप उन्हें हार्ड और सॉफ्ट में डिवाइड करें और मुझे बताएं कि आपने कौन कौन से मटेरियल्स को हार्ड में रखा है और कौन कौन से मटेरियल्स को सॉफ्ट की कैटेगरी में रखा है। ये आपको मुझे करके बताना है और मटेरियल आपको अपने घर के अंदर के और घर के आसपास के सिलेक्ट करने हैं। नाउ वी कम टू द सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। ये हमारी एक तीसरा प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसके आधार पर हम सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द मीनिंग ऑफ सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल क्या होता है? सॉल्यूबल मीन्स दोज सब्सटेंसेस और दोज मटेरियल्स विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। ऐसे मटेरियल जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं अपॉन स्टिरिंग। स्टिरिंग मतलब हल्का सा उन्हें चलाने पर या हिलाने पर, तो उन्हें हम सॉल्यूबल मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूबल मटेरियल आर शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट सॉल्यूबल मटेरियल हैं क्योंकि ये वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते तो आप कभी लेमोनेड या लेमन जूस या नींबू पानी नहीं पी सकते थे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इनसॉल्यूबल मटेरियल। तो इनसॉल्यूबल मटेरियल कौन होंगे? सॉल्यूबल के जस्ट अपोजिट होंगे। ऐसे मटेरियल जो डिजॉल्व नहीं हो सकते, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर नो मैटर हाउ मच वी स्टिर देम। हम उन्हें कितना भी स्टिर कर लें चम्मच से, स्पून से, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम इनसॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे मटेरियल्स को? हम इनसॉल्यूबल मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स, ये आपके एक मड, ये आपके इनसॉल्यूबल मटेरियल्स में आते हैं। रेत भी एक इनसॉल्यूबल मटेरियल है जिसे हम सैंड कहते हैं। आई होप आपको सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस भी समझ में आए होंगे। आपके घर में जो भी सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं उनको आप सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल में बांटने की कोशिश कीजिएगा। क्या मेटल, आयरन वाटर में सॉल्यूबल है? आंसर है नहीं। क्या कॉपर वाटर में सॉल्यूबल है? नो। प्लास्टिक? नो। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में डिवाइड कर सकते हैं। नॉट जस्ट सॉलिड मटेरियल्स, even liquids also have the property of being soluble or insoluble। केवल सॉलिड ही नहीं, लिक्विड्स में भी प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी में डिजॉल्व होंगे या पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि तभी तो वो कहलाएंगे सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल आप लेमन जूस, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, लेमन जूस पानी में डिजॉल्व हो जाता है, जबकि ऑयल्स आपके पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। वो पानी के ऊपर थिन लेयर के रूप में तैरते रहते हैं। किस रूप में तैरते हैं? थिन लेयर के रूप में तैरते हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर बनाते हैं। इसका मतलब वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि केवल सॉलिड्स ही नहीं, लिक्विड्स भी सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल हो सकते हैं। जब कोई सब्सटेंस लिक्विड में यानी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो आप देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स इवनली बराबर बराबर दूरी पर पूरे लिक्विड में, पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है तो आप देख सकते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो पार्टिकल्स कहां चले जाते हैं? दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। Only which substances? The insoluble substances. But soluble substances, what happens to the soluble substances? Soluble substances distribute evenly in the liquid. वो उस लिक्विड में डिजॉल्व होकर बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं। One more criteria or one more property based on which we can divide or categorize or sort out the objects, that is the ability of float or sink। फ्लोट यानी तैरना, सिंक यानी डूबना। यानी कि हम सब्सटेंसेस को दो और हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें या तो वो डूबेंगे या वो तैरेंगे। यानी कि देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स
ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक इन वाटर. सो देयर आर सम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. पहली चीज तो ये कि ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में वही तैरेंगे या डूबेंगे, क्योंकि जो सॉल्युबल होगा वो तो डिसॉल्व हो जाएगा. तो इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट्स ऐसे वाले जो कि बॉटम तक सिंक हो जाते हैं. कहां तक सिंक हो जाते हैं? सिंक टू द बॉटम ऑफ द सरफेस. वो पानी के बॉटम तक चले जाते हैं व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, while some other float on the surface. और जबकि कुछ होते हैं जो सरफेस पर तैरते रहते हैं, यानी कि फ्लोट ऐसे ऑब्जेक्ट जो सरफेस तक तैरते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट. फॉर एग्जाम्पल लीव्स, कॉर्क, प्लास्टिक्स, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो पानी पर तैरती हैं. आपने देखा होगा आइस भी पानी पर तैरती है. जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी में डूब जाती हैं, जैसे कि मेटल पीसेस, स्टोन्स, ये सभी चीजें पानी में डूब जाती हैं. अच्छा, लकड़ी भी पानी पर तैरती है, ये आपको पता होगा. आई होप आपको फ्लोट और सिंक का कंसेप्ट समझ में आया होगा. एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है या क्यों तैरता है. यहां पर एक टर्म आता है डेंसिटी. डेंसिटी को हम आसान शब्दों में कह सकते हैं भारीपन. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाला है, यानी कि वाटर की डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो पानी में डूब जाएगा, और कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है वो पानी के ऊपर तैरेगा, वो फ्लोट करेगा. डेंसिटी आपको अगली क्लासेस में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो डेंसिटी से हम फ्लोट और सिंक का कंसेप्ट समझ सकते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच हैव डेंसिटी लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर विल फ्लोट ऑन द सरफेस, and the objects which have density higher than the density of water will sink in water. Next point is transparency. There is actually one complete chapter on this topic in your science book, transparency. So let me give you a brief overview of transparency. Objects or materials which can be seen through आर सेट टू बी ट्रांसपेरेंट. यानी ऐसे मटेरियल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार, सीन थ्रू मतलब जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जिनके हम आर पार, जिनके हम सी थ्रू देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, कांच, क्लियर वाटर, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कलरलेस प्लास्टिक्स जो होती हैं उनके आर पार हम देख सकते हैं. इन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं. ग्लास, ध्यान रखिएगा, ग्लास, कांच की बात चल रही है, मिरर की बात नहीं चल रही. मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल आफ्टर ट्रांसपेरेंट. Objects and materials through which things can be seen but only partially. यानी ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, हमें उनके आर पार बहुत ही साफ नजर नहीं आता है, पार्शियली, धुंधला धुंधला नजर आता है. दीज ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनके आर पार हमें नजर तो आता है बट ट्रांसपेरेंट जितना क्लियरली नजर नहीं आता है. जैसे कि बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस हैं. बटर पेपर, जैसे कि आपने एक पेपर लिया, उस पर आपने ऑयल लगा दिया और फिर उसको आप लाइट के सामने लेकर जाएंगे तो आपको आर पार दिखाई देगा बट क्लियरली दिखाई नहीं देगा. उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. इसी कैटेगरी में थर्ड आते हैं ओपेक मटेरियल्स. ओपेक मटेरियल्स कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉल, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, वुड, कार्डबोर्ड्स, ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते हैं. इन्हें कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट. अब मैं आपको एक चीज यहां पर और बता दूं कि हम किसी चीज के आर पार देख सकते हैं तो क्यों देख सकते हैं, किसी चीज के आर पार, ओपेक मटेरियल के आर पार नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते? इसकी वजह है लाइट. अगर किसी मटेरियल के आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं, आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब वो ओपेक है, इसका मतलब है कि वो लाइट को अपने अंदर से होकर जाने नहीं दे रहा है. लाइट कैन नॉट पास
थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स, लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पास नहीं कर सकती है, लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ जाती है। अगर किसी मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट है वो और उसके आर पार हम देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लाइट उसके अक्रॉस जा रही है, लाइट को वो रोक नहीं पा रहा है। फॉर एग्जांपल ग्लास, उसके आर पार लाइट चली जाती है और हमें उसके आर पार नजर आता है। अगर कोई मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट है, इसका मतलब है हम उसके आर पार देख तो पा रहे हैं बट नॉट वेरी क्लियरली। इट मीन्स दैट सम लाइट इज पासिंग थ्रू द मटेरियल एंड सम लाइट इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू अवर आइज। इसका मतलब है वो लाइट को आर पार तो जाने दे रहा है पर पूरी तरह नहीं जाने दे रहा है, वो आधी लाइट को तो पार जाने दे रहा है और आधी लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में भेज रहा है, इसलिए वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। आई होप आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मटेरियल समझ में आए होंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे कि इसने जो मटेरियल हाथ में पकड़ा है, क्या हम इस बच्चे का चेहरा देख पा रहे हैं? यस, इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ये मटेरियल कैसा है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्या इस मटेरियल के अक्रॉस उस तरफ हमें बच्चे का चेहरा नजर आ रहा है? आपका जवाब होगा सर नजर तो आ रहा है पर क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये ट्रांसल्यूसेंट है। और क्या इस मटेरियल के दूसरी तरफ जो बच्चा है उसका चेहरा हमें नजर आ रहा है? हमें उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये ओपेक मटेरियल है, हम इसके आर पार जरा भी नहीं देख सकते हैं। तो हम चीज़ों को इस रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं, इस बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, कौन सी ट्रांसल्यूसेंट हैं और कौन सी ओपेक हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको ओपेक नज़र आएंगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हम जो मटेरियल्स हैं उनको किन किन ग्राउंड्स पर, किन किन बेसिस पर क्लासीफाई और कैटेगराइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें इनको ग्रुप करने की, इनको सॉर्ट करने की ज़रूरत क्यों होती है और इसके आगे के टॉपिक्स भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।